हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और सीमाएं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है हेनरी का नियम, आप उस वाली वीडियो को भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हेनरी के नियम समझा देता हूँ कि हेनरी का नियम होता क्या है। देखो, हेनरी का नियम हमें समझाता है कि किसी द्रव्य में गैस को कैसे मिलाया जाता है, किसी द्रव्य में गैस को कैसे मिलाया जाता है, ये समझाता है हमें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है यदि हमें किसी गैस को किसी द्रव्य में मिलाना है तो हमें उस गैस के ऊपर दाब लगाना होगा, प्रेशर लगाना होगा, जब जाके ही वह गैस उस द्रव्य में मिल पाएगी। ये कहता है हमारा हेनरी का नियम। अब देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है हमारा कि सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सोडा वाटर बनता कैसे है। सोडा वाटर बनता है मीठा पानी और CO2 गैस मिलने से, तो बनता है हमारा सोडा वाटर। अब जो सोडा वाटर में जो द्रव है वो है मीठा पानी और जो गैस है वो है CO2। अब हम किसी द्रव में गैस को कैसे मिलाते हैं? हेनरी के नियम के अनुसार मिलाते हैं ना। हेनरी का नियम कहता है कि भैया यदि हमें किसी गैस को किसी द्रव में मिलाना है तो हमें उस गैस के ऊपर प्रेशर लगाना होगा। अब देखो, हमें क्या करना है, मीठे पानी में CO2 को मिलाना है, जब तो सोडा वाटर बनेगा ना। अब CO2 को मिलाना है तो कैसे मिलेगी CO2? ऐसे तो मिल नहीं। तो हम क्या करेंगे, CO2 के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो इसी कारण से जो सोडा वाटर की बोतल होती है उसे हम उच्च दाब पर बंद करते हैं। तो एक तो हो गया ये वाला अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं दूसरा वाला। अब मैं दूसरे वाले को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है। अब खून क्या है, खून है द्रव। अब जो खून होता है उसमें मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। द्रव क्या हो गया, खून हो गया, ऑक्सीजन क्या है, गैस हो गई। अब ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर जाना है, मतलब खून में मिक्स होना है, तो यहां पर भी क्या लगेगा, हमारा हेनरी का नियम लगेगा। लेकिन जैसे हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब लगता है और वायुमंडलीय दाब के कारण जो ऑक्सीजन होती है वो खून में मिल जाती है। लेकिन यदि हम क्या करें, समुद्र में जाए, गहरे पानी में जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा जो वायुमंडलीय दाब होगा वो तो लगेगा, लेकिन प्लस में क्या लगेगा, प्लस में लगेगा पानी का दाब। क्या लगेगा बेटा, पानी का दाब लगेगा, जिसके कारण हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जो जैसे फिर हम क्या करते हैं, सतह की ओर आते हैं ऊपर, तो जो पानी का दाब वो धीरे धीरे हटता चल जाएगा और हमारे जो खून में ऑक्सीजन मिली हुई है, क्योंकि जैसे दाब हटेगा ना तो गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जैसे दाब हटता है तो गैस क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर से दाब हटेगा पानी वाला, तो जो ऑक्सीजन खून में मिली थी एक्स्ट्रा, वो क्या करेगी, एकदम से हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। और जब शरीर से बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारे शरीर में दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा परिभाषित करते हैं, किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी है आपने। देखो, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, गोताखोर कौन होते हैं, गोताखोर में होते हैं जो गहरे समुद्र में जाते हैं। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस की रुधिर में अधिक हो जाती है। मतलब जो वायुमंडलीय गैस का मतलब है नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वे क्या हो जाती है, रुधिर का मतलब होता है खून, रुधिर में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि दाब ज्यादा हो गया। जब गोताखोर सतह की तरफ आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, गोताखोर जैसे ही सतह की ओर आता है, समुद्र से ऊपर की ओर आता है सतह की, तो क्या करता है, रुधिर में से ऑक्सीजन बाहर निकलने शुरू हो जाती है और रुधिर में क्या बन जाते हैं, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। किसके बेटा, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे मूल इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई, उसको कहते हैं कोशिका। हमारा जो पूरा शरीर है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है बेटा, तो कोशिकाओं में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बेंड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेंड्स। ये अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा भी हो सकती है। कभी कभी ये जो बेंड्स होती है ये चिकित्सा आपकी अवस्था होती है, इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी हमारी जान भी जा सकती है, गोताखोर की जान भी जा सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए, बेंड से बचने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस भी मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है।
देखो, जो हीलियम गैस होती है उसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है, मतलब हीलियम गैस द्रव्य में बहुत कम मिलती है, इसलिए जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है। अब जो उनका सिलेंडर होता है ना, उसमें किस अनुपात में गैस भरी जाती है? देखो, हीलियम जो गैस होती है वो होती है उनके सिलेंडर में 11.7%, नाइट्रोजन गैस होती है 56.2%, ऑक्सीजन होती है 32.1%। तो कुछ इस तरीके से अनुपात भरा जाता है गैसों का सिलेंडर के अंदर, गोताखोरों के सिलेंडर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा ना कैसे होता है ये वाला। दूसरा वाला आपकी समझ में आ गया ना। अब देखते हैं तीसरा वाला। देखो तीसरा वाला क्या होता है, इसको भी मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी परिभाषा आपको समझाता हूँ। अब जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब पर्वतों में जाते हैं, तो क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब है ना वो धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाता है। जैसे ही दाब कम होता जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में कम मिलेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो दाब के कारण तो खून में मिलती है। और हम क्या कर रहे हैं, पर्वत की ओर जा रहे हैं, पर्वत पे चढ़ रहे, ऊंचे जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे खून में कम मिल पाएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, पर्वतीय इलाके में जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम होती है, सोचने की क्षमता कम होती है और उनके शरीर भी कमजोर होती है। और इन सभी लक्षणों को हम कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। टेंशन नहीं लो, मैं इसको परिभाषित भी आपको करके दिखाऊंगा, मतलब इसको हम लिख कर भी आपको समझाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, पॉइंट लगाना है तीसरा आपने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। आंशिक दाब का मतलब यह है कि जो दाब लगता है वायुमंडल का ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। अतः अधिक ऊंचाई तथा पर्वतों पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। जो पर्वत पर व्यक्ति रहते हैं उनका क्या होता है, शरीर कमजोर होने लगता है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन खून में घुल नहीं पाने की। क्यों नहीं घुल पाने की, क्योंकि उसके ऊपर दाब क्या है बेटा, कम है। अब और उनकी सोचने की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। अब इन सभी लक्षणों को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया किन व्यक्तियों में पाई जाती है, जो पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम होता है एनोक्सिया। ठीक है, तो इसके तीनों क्या थे, प्रयोग थे। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे तीनों अनुप्रयोग क्या थे। आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख सकते हो और एग्जाम में आप इसको इसी तरीके से ही लिख सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब इसकी 3 सीमाएं हैं, उन सीमाओं को देख लेते हैं कि सीमाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 सीमा, हेडिंग लगानी है। नंबर 1, दाब अधिक ना हो। हेनरी के नियम जब लगे तो दाब अधिक ना हो। नंबर 2, ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। नंबर 3, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। तो ये इसकी हो गई 3 सीमाएं। ठीक है, तो अनुप्रयोग हो गया, सीमाएं हो गई है और हेनरी का नियम भी हो गया। और मैंने हेनरी के नियम पर एक अंकीय प्रश्न भी आपको करके दिखाया है, इससे पिछले वाली वीडियो में, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और अच्छे नंबर लाने चाहते हो 12th क्लास में, इस तरीके से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो और आपकी समझ में तो आ गया होगा, आई होप। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।